बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन पार्ट 2 के एमसीक्यूज़ को। पार्ट 1 आपके लिए अपलोड हो चुका है वेबसाइट पे। आपका पहला एमसीक्यू है, अ 60-year-old मेल with chronic hypertension and low plasma renin is found to have a solitary adrenal mass. Which of the following finding would confirm the diagnosis of primary hyperaldosteronism? ये सवाल बेसिकली प्राइमरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म का है। अब यहाँ पर देख लें कि जब अल्डोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होगा, देयर इज इंक्रीज अल्डोस्टेरोन, तो अल्डोस्टेरोन किडनीज पे काम करके रीअब्जॉर्ब करेगा सोडियम एंड वाटर को, जिससे बीपी रेज हो जाएगा, हाइपरटेंशन होगा। साथ में अल्डोस्टेरोन रिमूव करेगा पोटाशियम को, तो हाइपोकलीमिया हो जाएगा, हाइपरटेंशन विद हाइपोकलीमिया। साथ में एसिड को रिमूव किया जाएगा तो हो जाएगा अल्कलोसिस। दैट मीन्स कि मरीज़ के बॉडी में अल्डोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा है। हाइपरटेंशन विद हाइपोकलीमिया एंड अल्कलोसिस मीन्स क्या ज़्यादा है? अल्डोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा है। अब आया ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है। प्राइमरी में अल्डोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा होगा और रेनिन का लेवल लो होगा, डिक्रीज रेनिन। सेकेंडरी में अल्डोस्टेरोन ज़्यादा होगा और इसको ज़्यादा रखने के पीछे वजह क्या होती है? रेनिन ज़्यादा होता है, देयर इज इंक्रीज रेनिन। तो अगर रेनिन ज़्यादा है और अल्डोस्टेरोन ज़्यादा है, इट इज़ सेकेंडरी। अगर रेनिन कम है और अल्डोस्टेरोन ज़्यादा है, फिर ये प्राइमरी है और इसके पीछे वजह हो सकती है एड्रिनल ग्लैंड में कोई ट्यूमर हो सकता है, कोई एडिनोमा हो सकता है ट्यूमर, जिससे बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगा अल्डोस्टेरोन। इस ट्यूमर को हम अक्सर नाम देते हैं कॉन्स सिंड्रोम भी कहते हैं, कॉन्स सिंड्रोम। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा एलिवेटेड अल्डोस्टेरोन विथ सप्रेस्ड रेनिन। ठीक है जी, ये आपका आंसर था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 19-year-old फीमेल विथ विरिलाइजेशन, एमिनोरिया एंड हाइपरटेंशन। लेबोरेटरी रिजल्ट शोज लो कॉर्टिसोल, लो अल्डोस्टेरोन एंड elevated 11-deoxycorticosterone. Which enzyme deficiency is likely responsible? अब देखिए यहाँ पे फीमेल है और फीमेल में कुछ फीचर्स उन्होंने दिए हुए हैं। शी इज़ हैविंग विरिलाइजेशन, यानी मेल लाइक फीचर्स है उसमें, मर्दाना अलामा जिसको हम कहते हैं। साथ में उसका बीपी रेज्ड है और उसमें कॉर्टिसोल का लेवल कम है। तो ये बेसिकली सवाल है कॉन्जेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेशिया टॉपिक से। टॉपिक इज कॉन्जेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेशिया। अब यहाँ पे देख लें कि इस कंडीशन में कुछ एंजाइम्स की डिफिशिएंसीज होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ, ये पिक्चर में एक्सप्लेन हो जाएगा सारा। अगर एक एंजाइम हो 21 हाइड्रोक्सिलेज और इसकी डिफिशिएंसी हो, तो पेशेंट में अलामात क्या आएंगे? एटिपिकल जेनिटेलियाज होंगे, सॉल्ट वेस्टिंग होती है और विरिलाइजेशन होती है। अगर 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की डिफिशिएंसी हो तो एटिपिकल जेनिटेलिया, विरिलाइजेशन, हाइपरटेंशन, हाइपोकलीमिया होगा। अगर 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की डिफिशिएंसी है तो यहाँ पे फीमेल विल बी हैविंग एब्सेंट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब ये तीन एंजाइम जो हमने यहाँ पे देख लिए हैं, इन तीनों में से हमारा मरीज जो है उसमें कौन से वाले फीचर्स फिक्स हो रहे हैं? ये वाले कि एटिपिकल जेनिटेलिया होगा, विरिलाइजेशन होगी और हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन विद हाइपोकलीमिया एंड विरिलाइजेशन, थिंक ऑफ 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज डिफिशिएंसी। और इनमें ज़्यादा मकदार में क्या मिलेगा? इनमें ज़्यादा मकदार में मिलेगा 11-deoxycortisol, एंडोस्टेरोन ज़्यादा मिलेगा। और किस चीज़ का लेवल कम हो जाएगा? कॉर्टिसोल का लेवल कम, अल्डोस्टेरोन का लेवल कम, कॉर्टिकोस्टेरोन का लेवल कम। ठीक है, तो ये जो सिनेरियो है, सिनेरियो से
एक्सप्लेन हो जाता है कि ये 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की डिफिशिएंसी है. दिस इज योर आंसर. Next question is, a patient presents with fatigue, nausea, and craving for salty foods. Laboratory test shows hyponatremia, hyperkalemia, and hypoglycemia. Which hormone deficiency is most likely responsible for these findings? ठीक है, अगर एक पेशेंट को सॉल्ट क्रेविंग है, दैट मीन्स कि उस पेशेंट में सोडियम का लेवल कम है, इसलिए तो सॉल्ट क्रेविंग हो रही है. अब मुझे बताओ, सोडियम को हमारी बॉडी में किडनी से रीअब्जॉर्ब कौन करता है? एक हार्मोन है जो सोडियम को रीअब्जॉर्ब करता है अलॉन्ग विद वाटर, एंड द हार्मोन इज अल्डोस्टेरोन, राइट. ये काम किसका होता है? अल्डोस्टेरोन हार्मोन का. और पोटाशियम को यूरिन में निकालना होगा, अगेन किसका काम है? अल्डोस्टेरोन का. यहाँ पर कहा गया है कि पेशेंट को हाइपरकलीमिया है, यानी यूरिन में पोटेशियम रिमूव नहीं हो रहा और सोडियम कम है क्योंकि सॉल्ट क्रेविंग है. तो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि इस मरीज़ में किसका लेवल कम है? अल्डोस्टेरोन का लेवल. लेकिन साथ में जिक्र हुआ है हाइपोग्लाइसीमिया भी है. अब हाइपोग्लाइसीमिया क्यों है? देखिए, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखना, टू कीप द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन बैलेंस, उसके लिए एक हार्मोन है कॉर्टिसोल. कॉर्टिसोल हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज़ करता है. अब जब ग्लूकोज भी कम हो गया यानी कॉर्टिसोल का लेवल भी कम है, तो हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोनाइट्रीमिया, हाइपरकलीमिया, दैट मीन्स कि दोनों हार्मोन्स कम होंगे, कॉर्टिसोल भी कम, अल्डोस्टेरोन भी कम. ठीक है, दिस इज द आंसर. अब ये आपको मिल जाता है इन द केस ऑफ एडिसन्स डिजीज़. एक डिजीज़ है एडिसन्स डिजीज़. उस डिजीज़ में एड्रिनल ग्लैंड डैमेज हो जाते हैं, देयर इज डैमेज ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स, जिसकी वजह से अल्डोस्टेरोन हार्मोन भी नहीं बनेगा, कॉर्टिसोल हार्मोन भी नहीं बनते, एंड एड्रिनल ग्लैंड के एंड्रोजन भी नहीं बनेंगे. डिक्रीज एड्रिनल एंड्रोजन्स, डिक्रीज एड्रिनल एंड्रोजन्स. ठीक है जी, तो ये आंसर हो गया आपका. आपका अगला सवाल है, अ 28-year-old मैन presents with episodes of palpitations, headache, and sweating. His blood pressure is elevated and urinary catecholamines are significantly increased. What is the most likely pathology? देखिए, अगर पेशेंट को एपिसोडिक फीचर्स हो, लाइक एपिसोडिक हाइपरटेंशन हो, एपिसोडिक पल्पिटेशंस हो, एपिसोडिक हेडेक हो, स्वेटिंग हो और यूरिन में इंक्रीज हो कैटेकोलामीन्स, तो दिस गोज इन द फेवर ऑफ अ ट्यूमर कॉल्ड फ्यूक्रोमोसाइटोमा. एंड फ्यूक्रोमोसाइटोमा बेसिकली ट्यूमर है किसका? इट इज अ ट्यूमर ऑफ द एड्रिनल मेडुला. एड्रिनल ग्लैंड का जो मेडुला होगा, दिस इज योर एड्रिनल ग्लैंड, ये उसका मेडुला है. एंड मेडुला में कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं क्रोमाफिन सेल्स. क्रोमाफिन सेल्स, इन सेल्स की ट्यूमर को हम कहते हैं फ्यूक्रोमोसाइटोमा. ठीक है, तो क्रोमाफिन सेल्स का ट्यूमर होगा एड्रिनल मेडुला में, जिसकी वजह से एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन ज़्यादा रिलीज होंगे एंड एपिसोडिक अलामत आएंगे. क्रोमाफिन सेल्स, दिस इज द आंसर, एड्रिनल मेडुला. आपका अगला सवाल है, अ 30-year-old woman presents with weight gain, purple striatum and proximal muscle weakness. Laboratory test में there is elevated cortisol and it is not suppressed by low dose dexamethasone but is suppressed by high dose dexamethasone. What is the likely diagnosis? ये सवाल बेसिकली कुशिंग सिंड्रोम का है. Your patient is having Cushing syndrome. और कुशिंग सिंड्रोम वाले मरीज में ऑब्वियस सी बात है, देयर विल बी वेट गेन, देयर विल बी स्ट्राया, एब्डोमिनल स्ट्राया, मून फेस, ये सारे फीचर्स तो होंगे, बफेलो हम्प, ट्रंकल ओबेसिटी. लेकिन कॉज क्या है इस कुशिंग सिंड्रोम का? व्हाट कुड बी द कॉज? तो कॉज में
एक कॉज ये होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर होगा. If this is the anterior pituitary, this is the posterior pituitary. एंटीरियर पिट्यूटरी में ट्यूमर होगा जिसको हम नाम देंगे पिट्यूटरी एडिनोमा. इससे बहुत ज़्यादा मकदार में ACTH हार्मोन रिलीज़ होता है और ये ACTH हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड पे काम करके रिलीज़ करवाता रहेगा कॉर्टिसोल को. तो जब कॉर्टिसोल ज़्यादा होगा कुशिंग सिंड्रोम हो जाएगा. जब पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हो और उससे ACTH ज़्यादा आए, दैट इज़ कॉल्ड कुशिंग डिजीज़ आल्सो. ठीक है, उसको हम नाम देते हैं कुशिंग डिजीज़. कुशिंग डिजीज़ इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ कुशिंग सिंड्रोम. अक्सर बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए. कुशिंग सिंड्रोम एक सिंड्रोम है जिसके कॉज में एक कॉज कुशिंग डिजीज़ है. एंड कुशिंग डिजीज़ हम तब कहते हैं जब पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हो. अनदर कॉज विल बी एक्टोपिक ACTH, यानी ACTH किसी और जगह से आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल लंग कैंसर. लंग्स में एक कैंसर है, स्मॉल सेल लंग कैंसर. उससे आ जाता है ACTH बहुत ज़्यादा मकदार में, टू मच ACTH. तो ACTH अगर यहाँ से आएगा ये भी कॉर्टिसोल को रिलीज़ करवाता रहेगा. ठीक है, इन दोनों केसेस में ACTH हार्मोन ज़्यादा था. देयर इज़ इंक्रीज्ड ACTH. अब मुझे डिफ्रेंशिएट करना है कि मेरे मरीज़ में जो ACTH ज़्यादा है वो पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से है या पिट्यूटरी या एक्टोपिक ACTH है. तो हम देंगे पहले लो डोज डेक्सामेथासोन. लो डोज डेक्सामेथासोन देने से नॉर्मल लोगों में ACTH के रिलीज़ सप्रेस हो जाती है. लेकिन क्या कुशिंग डिजीज़ के केस में ACTH का रिलीज सप्रेस होगा? द आंसर इज़ नो. क्या एक्टोपिक ACTH को सप्रेस कर सकता है? द आंसर इज़ नो. लो डोज से दोनों सप्रेस नहीं होंगे. देन वी विल ट्राई हाई डोज डेक्सामेथासोन. जब हमने हाई डोज में डेक्सा लगवा दिया, हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अब ACTH को कम होना चाहिए. अब देखिए जो कुशिंग डिजीज़ है ये बिनाइन ट्यूमर है, तो हाई डोज से ACTH का रिलीज सप्रेस हो जाएगा. द आंसर विल बी यस. लेकिन ये तो कैंसर है, मैलिग्नेंसी है, ये सप्रेस नहीं होंगे. जो लो डोज और हाई डोज दोनों से ACTH को सप्रेस ना कर सकें तो समझ जाना कि एक्टोपिक ACTH होगा. और अगर हाई डोज से ACTH सप्रेस हो गया लेकिन लो डोज से नहीं हुआ, थिंक ऑफ पिट्यूटरी एडिनोमा या कुशिंग डिजीज़. तो द आंसर विल बी पिट्यूटरी एडिनोमा कुशिंग डिजीज़. दिस इज़ द आंसर. ठीक है, डू नॉट चूज एक्टोपिक ACTH. एडिसन डिजीज़ में तो कॉर्टिसोल नहीं बढ़ेगा और एड्रिनल एडिनोमा में सिर्फ कॉर्टिसोल बढ़ता है, ACTH नहीं बढ़ता. ठीक है, तो इस तरह इस MCQ को अप्रोच करना था. आपका अगला MCQ है a 45-year-old male presents with hypertension, hypokalemia and metabolic alkalosis. His plasma renin activity is suppressed and aldosterone level is high. हमने पहला MCQ डिस्कस कर लिया था, तो उसी की बेस पे आप इस MCQ को अप्रोच कर सकते हो कि हाइपरटेंशन विद हाइपोकलीमिया एंड अल्कलोसिस और डिक्रीज रेनिन, थिंक ऑफ प्राइमरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म. तो यहाँ पर ये बनेगा प्राइमरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म, जिसमें वन ऑफ द कॉजेज कोन सिंड्रोम. कोन सिंड्रोम के केस में एड्रिनल ग्लैंड में होगा ट्यूमर, एडिनोमा होगा, जो एक्सेसिवली रिलीज़ करेगा अल्डोस्टेरोन को ज़्यादा मकदार में रिलीज़ करेगा. ठीक है जी, ये हो गया आपका आंसर. आपका अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स. एड्रिनल कॉर्टेक्स का क्या फंक्शन नहीं है? प्रोड्यूस एंड्रोजन, यस बिल्कुल करता है. रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, यस बिल्कुल करता है. रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, यस. ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इज थ्रू कॉर्टिसोल, जो कि आता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से. एंड्रोजन, एड्रिनल एंड्रोजन्स आते हैं एड्रिनल ग्लैंड से. एड्रिनल एंड्रोजन्स. इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिल्कुल अल्डोस्टेरोन हार्मोन करता है, अल्डोस्टेरोन हार्मोन करेगा. एपिनेफ्रिन इज नॉट कमिंग फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स. एपिनेफ्रिन कम्स फ्रॉम एड्रिनल मेडुला. इट कम्स फ्रॉम एड्रिनल मेडुला. So the correct answer is secretion of epinephrine. It is not the function of adrenal cortex. It is the function of adrenal medulla. Next question is the adrenal medulla secretes which of the following hormones? आपकी adrenal medulla से क्या कौन सा हार्मोन सिक्रिएट होगा?
The answer will be epinephrine and norepinephrine. Do you remember the only source of epinephrine is adrenal medulla. नॉरएपिनेफ्रिन तो फिर भी रिलीज हो जाएगा फ्रॉम नर्व्स, लेकिन एपिनेफ्रिन मेनली रिलीज होता है एड्रिनल मेडुला से. हाँ, नॉरएपिनेफ्रिन भी एड्रिनल मेडुला से रिलीज हो सकता है, लेकिन इसके अलावा नर्व से भी रिलीज हो सकता है. ठीक है. आपका अगला सवाल है, which of the following layers of the adrenal gland is derived from the neural crest cells. न्यूरल क्रेस्ट सेल के डेरिवेटिव्स में क्या आएगा? एड्रिनल मेडुला. जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है ये बाहर का पार्ट हो गया और एड्रिनल मेडुला इनर पार्ट हो गया. जो एड्रिनल मेडुला है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम न्यूरल क्रेस्ट, डिराइव्ड फ्रॉम न्यूरल क्रेस्ट सेल्स. ठीक है, ये आपका आंसर है. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इज which enzyme is responsible for the synthesis of cortisol in the adrenal cortex. cortisol को बनाने के लिए कौन से एंजाइम चाहिए? 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज. 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज. ये जो एंजाइम है ये एंजाइम आपको चाहिए टू सिंथेसाइज कॉर्टिसोल. ठीक है, अगर इस एंजाइम की डिफिशिएंसी होगी तो कॉर्टिसोल का लेवल फिर लो होगा. ठीक है जी, ये आपका आंसर है. टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज बिल्कुल आंसर नहीं है. ये एंजाइम हमें चाहिए एपिनेफ्रिन को बनाने के लिए, एपिनेफ्रिन को बनाने के लिए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following layers of the adrenal cortex is primarily responsible for secreting aldosterone. अब देखें, ये आपका एड्रिनल ग्लैंड हो गया, ये इनर पार्ट मेडुला हो गया, आउटर पार्ट को हम कहते हैं कॉर्टेक्स. फिर जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के आउटर मोस्ट पार्ट को हम कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं टू प्रोड्यूस मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, या आप कह सकते हो अल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन. फिर दूसरा लेयर आता है जोना फेसिकुलेटा, एंड फेसिकुलेटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यानी कॉर्टिसोल. और थर्ड जो लेयर बनेगा दिस इज कॉल्ड जोना रेटिकुलरिस, और ये बनाता है आपके लिए एड्रिनल एंड्रोजन्स, एड्रिनल एंड्रोजन्स. तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा जोना ग्लोमेरुलोसा, रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्डोस्टेरोन. आपका नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन हिस्टोलॉजिकल सेक्शंस ऑफ द एड्रिनल मेडुला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशंस ऑफ कैटेकोलेमिन्स. देखिए, जो एड्रिनल मेडुला है इसमें जो सेल्स होते हैं, इन सेल्स का नाम है क्रोमाफिन सेल्स. और क्रोमाफिन सेल्स आपके लिए बनाते हैं कैटेकोलेमिन्स को. कैटेकोलेमिन्स लाइक एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, इन सबको हम कहते हैं कैटेकोलेमिन्स. डोपामिन भी है. फिर आपका अगला एमसीक्यू है, अ 45-year-old woman undergoes parathyroidectomy for primary hyperparathyroidism. Post-operatively, she develops severe hypocalcemia with muscle spasm. What is the most likely explanation for her symptoms? अब देखो, एक फीमेल थी, उसको पहले था प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म. अब अगर एक पेशेंट को प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म था तो उसमें पीटीएच हार्मोन ज़्यादा होगा, एंड पीटीएच हार्मोन आपको पता है कि बोन्स पे काम करेगा, एंड बोन्स पे काम करके बोन्स की लाइसिस करवाएगा, लाइसिस ऑफ द बोन से निकलवाता रहता है कैल्शियम एंड फॉस्फेट को, जिसको हम कहते हैं बोन रिजॉर्प्शन. तो पीटीएच बार बार बोन्स की क्या करता है? रिजॉर्प्शन करता है, राइट. बोन्स कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि बोन से कैल्शियम निकलता रहता है, बोन्स में बन जाते हैं कैविटीज़ वगैरह. अब अगर हमने सर्जरी कर दी
हमने ऑपरेट कर दिया, हमने पैरा थायरॉइडेक्टमी कर दी। उसके बाद अब हार्मोन नहीं आएगा। जब हार्मोन नहीं आएगा, बोन्स पे कोई काम करने वाला नहीं है, तो बोन्स क्या करेंगे, बोन्स खुद को फिर से मिनरलाइज करेंगे बाय टेकिंग कैल्शियम फ्रॉम द ब्लड, क्योंकि बोन्स से सारा कैल्शियम निकाला गया था। तो जब कैल्शियम फास्फेट को बोन वापस ले रहेगा, क्योंकि बोन्स भूखे होते हैं, उनको पैराथायरॉयड हार्मोन ने इतना ज़्यादा रिजॉर्व किया होता है, इतना ज़्यादा कि जब आपने पैराथायरॉयड ग्लैंड को रिमूव कर दिया, तो अब बोन्स अपनी रिकवरी करेंगे, ब्लड से कैल्शियम वगैरह निकाल देंगे। हम कहते हैं ना कि बोन्स भूखे बैठे हुए थे कैल्शियम के लिए। तो दैट कंडीशन जो कि हो सकता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड, द कंडीशन इज कॉल्ड हंग्री बोन सिंड्रोम। हंग्री बोन सिंड्रोम, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आपका अगला MCQ है, अ 58-year-old man is found to have elevated calcium and PTH level. Surgery reveals all 4 parathyroid glands are enlarged. Which condition is most likely responsible for these findings? अब ये भी कितना आसान है। आपके मरीज़ के चारों पैराथायरॉयड ग्लैंड्स अगर इनलार्ज हैं, चारों के चारों इनलार्ज हो गए हैं, ऑल 4। जब चारों के चारों इनलार्ज हो गए हैं, दैट इज कॉल्ड पैराथायरॉयड हाइपरप्लेशिया। एडेनोमा चूज मत करना, एडेनोमा इज अ ट्यूमर, और उसमें यूजुअली एक ग्लैंड इनलार्ज हो जाएगा, क्योंकि ट्यूमर यूजुअली एक ग्लैंड से ओरिजिनेट करते हैं। तो एक ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है और बाकी सारे ग्लैंड श्रिंक हो जाएंगे, ठीक है। 1 ग्लैंड विल इनलार्ज, द रिमेनिंग 3 ग्लैंड्स विल श्रिंक। अगर चारों ग्लैंड्स इनलार्ज है, थिंक ऑफ हाइपरप्लेशिया, दिस इज द आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 65-year-old woman with secondary hyperparathyroidism due to chronic kidney disease is prescribed Cinacalcet. How does this medication work? ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि जो CKD के मरीज़ होते हैं, CKD के मरीज़ में हाइपोकैल्सीमिया होता है, जिसकी वजह से उनमें बार बार आता रहता है पैराथायरॉयड हार्मोन, एंड पैराथायरॉयड हार्मोन आके बोन्स पे काम करता रहता है और बोन से निकालता रहता है कैल्शियम को। अब हम नहीं चाहते कि वो बार बार आता रहे, पैराथायरॉयड हार्मोन बार बार आता रहे, क्योंकि वो PTH हार्मोन बार बार अगर आएगा तो वो बोन्स को कमज़ोर कर सकता है। तो हमें PTH को ब्लॉक करना पड़ेगा, और PTH को ब्लॉक करने के लिए हम देते हैं एक ड्रग सिनाकैल्सेट। सिनाकैल्सेट क्या करेगा, ये जो आपके पैराथायरॉयड ग्लैंड्स हैं, इन ग्लैंड्स के ऊपर एक रिसेप्टर होता है जिसको हम कहते हैं कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर, और ये ड्रग इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। जब आपने इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया, इसका नाम है CASR, कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर, तो अब PTH रिलीज नहीं होगा, जो विल बी डिक्रीज रिलीज ऑफ PTH। तो ये काम है सिनाकैल्सेट, इट डिक्रीजेज द रिलीज ऑफ PTH हार्मोन by blocking a receptor called CASR। ये आंसर है आपका। नेक्स्ट, a 40-year-old male with a history of peptic ulcer presents with kidney stones and elevated serum calcium. Lab shows elevated PTH. There is family history of significant endocrine tumors, multiple endocrine tumors. Diagnose क्या बनेगा? देखिए, मल्टीपल एंडोक्राइन ट्यूमर्स या शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं मेन सिंड्रोम्स। मेन सिंड्रोम्स हमारे पास कौन कौन से हैं? तो मेन सिंड्रोम्स हमारे पास ये हैं, इसमें जो मेन 1 होता है उसमें पिट्यूटरी ट्यूमर्स होते हैं, देयर इज पिट्यूटरी एडेनोमास, पैराथायरॉयड हाइपरप्लेशियाज होंगे और पेंक्रियाटिक ट्यूमर्स होंगे, पेंक्रियाटिक ट्यूमर्स। फिर जो मेन 2A है उसमें फ्यूक्रोमोसाइटोमा होगा, उसमें पैराथायरॉयड ट्यूमर्स होंगे और मेडुलरी थायराइड कैंसर्स होंगे। जो मेन 2B है उसमें फ्यूक्रोमोसाइटोमा होगा, उसमें मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा होगा और मार्फानाइड हैबिटस होगा। यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे आपके मरीज़ को पेप्टिक अल्सर्स हैं। पेप्टिक अल्सर्स बन सकते हैं मरीज़ को, इसलिए बन सकते हैं क्योंकि पेंक्रियाटिक ट्यूमर्स में एक ट्यूमर्स हैं जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिनोमा, और गैस्ट्रिनोमा में
गेस्ट्रिन का लेवल ज़्यादा होगा एंड गेस्ट्रिन विल काज पेप्टिक अल्सर्स, तो मरीज़ को अल्सर्स बन जाएंगे। एंड पैराथायराइड हार्मोन्स के ज़्यादा होने की वजह से कैल्शियम ज़्यादा होगा। अगर कैल्शियम ज़्यादा होगा, कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होगा, तो उस केस में अगर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा है तो फिर स्टोन्स वगैरह बनते रहेंगे। तो यहाँ पे द आंसर विल बी मेन टाइप 1। मेन टाइप 1, ये मेन 1 सिंड्रोम है जिसको हम वर्मर सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है, मेन टाइप 1 सिंड्रोम, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट इज अ 52-year-old woman presents with recurrent kidney stones, bone pain and fatigue. लैब टेस्ट में सीरम कैल्शियम इज रेज्ड, कैल्शियम ज़्यादा है, कैल्शियम इंक्रीज्ड है, फास्फेट इज लो, लो फास्फेट, इंक्रीज कैल्शियम डिक्रीज फास्फेट एंड पीटीएच रेज्ड, इंक्रीज पीटीएच। डायग्नोस क्या बनेगा? आगे उन्होंने लिखा है कि एक ही ग्लैंड इनलार्ज है, यानी पैराथायरॉइड ग्लैंड में एडेनोमा है, तो द डायग्नोस विल बी प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म। प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, क्योंकि गौर करें एक ग्लैंड इनलार्ज है तो एडेनोमा है। सेकेंडरी चूज़ मत करना, क्योंकि सेकेंडरी में कैल्शियम लेवल कभी भी ज़्यादा नहीं होता और फास्फेट लेवल लो नहीं होता, ठीक है। टर्शरी में फास्फेट लेवल कम हो सकता है, कैल्शियम स्लाइटली बढ़ सकता है, लेकिन वो सीकेडी के मरीजों में होगा, तो उन्होंने हिस्ट्री दी होगी कि मरीज़ को सीकेडी है, तो यहाँ पे सवाल बनता है प्राइमरी, ठीक है। कार्सिनोमा बिल्कुल चूज़ मत करना, क्योंकि कार्सिनोमा में यूजुअली हार्मोन रिलीज नहीं होते। फिर आपका अगला सवाल है, अ 28-year-old woman has hypocalcemia, hyperphosphatemia and elevated PTH level. Despite high PTH, calcium remains low. फिजिकल एग्जामिनेशन पे शॉर्ट 4th and 5th मेटाकार्पल्स है। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? ठीक है, ये बड़ा एक ट्रिकी एमसीक्यू होता है और इंटरेस्टिंग भी है। अगर आपके पास एक पेशेंट आता है, या फीमेल है या मेल है, और उसका शॉर्ट स्टेचर हो, यानी कद छोटा है, शॉर्ट स्टेचर, राउंड फेस है, राउंड फेस, शॉर्ट स्टेचर एंड शॉर्ट 4th and 5th मेटाकार्पल बोन्स है, मेटाकार्पल बोन्स, जिसको अक्सर हम लोग नाम देते हैं नक्कल, नक्कल, डिम्पल, डिम्पल साइन, नक्कल, नक्कल, डिम्पल, डिम्पल साइन। तो ये जो फीचर्स हैं, ये फीचर्स है बेसिकली अल्ब्राइट, इन फीचर्स को हम कहते हैं अल्ब्राइट हेरिडिटरी ऑस्टियोडिस्ट्रोफी, ऑस्टियोडिस्ट्रोफी, ठीक है। फिर उसके बाद अगला जो है कि इस मरीज़ में कैल्शियम लो है और फास्फेट हाई। जब कैल्शियम लो होगा, फास्फेट हाई होगा, तो हम यही सोचेंगे कि हाइपोपैराथायरॉइडिज्म है, क्योंकि नॉर्मली पीटीएच हार्मोन क्या करता है, पीटीएच कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है और फास्फेट के लेवल को डिक्रीज करता है। लेकिन यहाँ पे फास्फेट का लेवल हाई है और कैल्शियम का लेवल लो है, तो हम यही सोचेंगे कि इस मरीज़ में किसका लेवल कम होगा, इस मरीज़ में कम होगा पीटीएच हार्मोन। लेकिन जब हमने लैब्स करवा लिए तो लैब्स में पीटीएच कम होने के बजाय उल्टा ज़्यादा है। तो फिर सवाल आता है कि यार अगर पीटीएच हार्मोन ज़्यादा है तो कैल्शियम लो क्यों है, फास्फेट हाई क्यों है? क्योंकि पीटीएच हार्मोन बन रहा होता है बट इट कैन नॉट वर्क, ये काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं काम कर सकता? बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रिसेप्टर्स, यानी हार्मोन बन रहा है लेकिन आप सबको मालूम है कि हार्मोन्स को काम करने के लिए चाहिए रिसेप्टर। यहाँ पर रिसेप्टर्स ख़राब हैं, तो बेशक पीटीएच हार्मोन बन रहा है लेकिन रिसेप्टर पे काम नहीं कर सकता, इसलिए कैल्शियम कम रहेगा, फास्फेट ज़्यादा रहेगा। साथ में
ये फीचर्स भी होंगे। तो इट लुक्स लाइक ये हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है, बट इट इज़ नॉट हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, क्योंकि पीटीएच हार्मोन का लेवल तो ज़्यादा है। तो इसको हम कहते हैं स्यूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, स्यूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। नेवर इग्नोर दिस थिंग, ये इंपॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है, कि पीटीएच ज़्यादा मिलेगा। और हाँ, इसी के साथ अगर फीचर सेम यही है, सेम फीचर्स हैं जो मैंने ऊपर बता दिए, लेकिन कैल्शियम लेवल नॉर्मल है, फॉस्फेट लेवल भी नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, पीटीएच हार्मोन का लेवल भी नॉर्मल है, पीटीएच लेवल इज नॉर्मल, तो इसको फिर हम कहते हैं स्यूडो 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 हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। फ़र्क बस इतना है कि स्यूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में कैल्शियम लो था, फॉस्फेट हाई था, और स्यूडो में इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल नॉर्मल रहेंगे, ये चीज़ें नॉर्मल रहेंगे, लेकिन क्लिनिकल फीचर्स जो बॉडी के होंगे फिजिक वाइज वो यही होंगे। दैट्स इट, ये भी आपका डिस्कस हो गया है। द नेक्स्ट MCQ इज a 40-year-old male presents with asymptomatic hypercalcemia and normal to slightly elevated PTH levels. Family history reveal similar findings in his father. What is the most likely cause? अगर hypercalcemia है और slightly PTH level raised है, family history भी है, तो family history अगर आ जाए, think of option A, familial hypocalciuric hypercalcemia। इस कंडीशन में क्या होता है कि इवन दो कैल्शियम लेवल बॉडी में ज़्यादा होता है, फिर भी जो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स हैं उनमें होती है म्यूटेशंस, एंड उस म्यूटेशन की वजह से डिस्पाइट के कैल्शियम लेवल ठीक है या इवन ज़्यादा है, फिर भी पीटीएच हार्मोन रिलीज़ होता रहता है। तो पीटीएच हार्मोन रिलीज़ होता रहेगा, कैल्शियम का लेवल बढ़ता रहेगा, और इनकी यूरिन में कैल्शियम का लेवल कम होता है। दे हैव डिक्रीज कैल्शियम इन यूरिन, इसलिए नाम लिखा था हाइपोकैल्सियूरिक, यानी यूरिन में कैल्शियम कम है, ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा। नॉर्मली जब ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो तो पीटीएच को आना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन जो थायराइड ग्लैंड्स हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, इन ग्लैंड्स में म्यूटेशन हो जाती है, और वो म्यूटेशन ऐसे होती है कि इवन दो ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा है, बट स्टिल द ग्लैंड विल एज्यूम कि शायद कैल्शियम पूरा नहीं है बॉडी में, और वो कैल्शियम को पूरा करने की गरज से रिलीज़ करता रहेगा पीटीएच हार्मोन को, ठीक है। दिस इज़ द वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन। फिर आपका अगला सवाल है, हाउ डज पैराथायरॉयड हार्मोन अफेक्ट्स द किडनीज। पीटीएच हार्मोन किडनीज पे कैसे काम करता है। याद रखें, पीटीएच हार्मोन किडनीज पे काम कैसे करेगा, तो आपकी किडनीज में, या मैं बल्कि एक काम कर देता हूँ, नेफ्रॉन ड्रा कर देता हूँ। दिस इज द बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी है, ये लूप ऑफ हेनले है, ये लूप ऑफ हेनले हो गया, और ये हो गया डीसीटी, फिर ये हो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट्स। आपका जो पीटीएच हार्मोन है वो पीसीटी पे काम करता है, और पीसीटी को कहता है कि आपने फॉस्फेट को रीअब्जॉर्ब नहीं करना। इट इनहिबिट्स द फॉस्फेट रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द पीसीटी। और ये पीटीएच हार्मोन जो है ये काम करेगा आपके डीसीटी पे, और यह से इंक्रीज करेगा द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। तो पीटीएच की किडनीज में दो काम हैं, अर्ली पार्ट ऑफ डीसीटी पे काम करके कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करेगा, और पीसीटी पे काम करके फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करेगा। तो इट विल डिक्रीज द फॉस्फेट रीअब्जॉर्प्शन, इट विल इंक्रीज द कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन। आंसर बी एस करेक्ट आंसर, ठीक है, ये भी डिस्कस हो गया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द इफेक्ट ऑफ पीटीएच ऑन विटामिन डी मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब ये भी यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि आपका जो पीसीटी है, पीसीटी में एक एंजाइम है, एंजाइम का नाम है अल्फा-1 हाइड्रोक्सिलेज, और ये क्या करता है, ये इनएक्टिव विटामिन डी को एक्टिवेट करता है। इनएक्टिव विटामिन डी को एक्टिवेट करना है, एक्टिव विटामिन डी में कन्वर्ट करना है, उसके लिए चाहिए अल्फा-1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो पीसीटी में मौजूद है। और इस एंजाइम को भी स्टिमुलेट कौन करेंगे, इस एंजाइम को स्टिमुलेट करेंगे पीटीएच हार्मोन। पीटीएच के ये तीन काम किडनीज पे हैं, एंड रिमेंबर कि विटामिन डी की एक्टिवेशन कहाँ पर होती है, पीसीटी में होती है। दिस इज द आंसर। तो अब यहाँ पे इट विल स्टिमुलेट द कन्वर्जन ऑफ 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी
to 125 डाई हाइड्रोक्सी विटामिन डी। ठीक है, दिस इज बाय पीटीएच हार्मोन। ये इनएक्टिव फॉर्म था और ये एक्टिव फॉर्म है। फिर आता है आपका अगला एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फाइंडिंग इन प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। अब पीटीएच हार्मोन क्या करता है? पीटीएच हार्मोन इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कैल्शियम एंड डिक्रीजेज द लेवल ऑफ फॉस्फेट, दैट्स इट। तो जब पीटीएच हार्मोन बढ़ेगा, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, फॉस्फेट का लेवल कम हो जाएगा। ये आंसर है आपका। Which of the following on which cells are parathyroid hormone receptors primarily found? Okay, देखिए, जब भी आपके ग्लैंड से पीटीएच हार्मोन रिलीज होगा तो फिर पीटीएच हार्मोन विल एक्ट ऑन द बोन्स। अब जब ये बोन्स पे काम करेगा तो ये बोन है आपका, दिस इज द बोन। बोन्स में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक को हम कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट जो कि बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, ये पॉइंट्स नोट किया करें, और एक होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट जो कि बोन कटर्स होते हैं, ये बोन्स को काटते रहते हैं। दीज आर बेसिकली मैक्रोफेजिस। ऑस्टियोक्लास्ट आर बेसिकली द मैक्रोफेजिस ऑफ द बोन्स एंड दे आर बोन कटर्स, ये बोन्स को काटते हैं। एंड दीज आर बोन फॉर्मिंग सेल्स, बोन फॉर्मिंग सेल्स है ये। ठीक है जी। अब पीटीएच स्टिमुलेट करना चाहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट को, तब जाके ये बोन्स को तोड़ेंगे और बोन्स को तोड़ के निकलवाएंगे कैल्शियम एंड फॉस्फेट को। लेकिन पीटीएच हार्मोन के रिसेप्टर्स मौजूद हैं ऑस्टियोब्लास्ट के ऊपर, तो पीटीएच काम करेगा ऑस्टियोब्लास्ट पे, फिर ऑस्टियोब्लास्ट जाके स्टिमुलेट करेंगे ऑस्टियोक्लास्ट को। ठीक है, ये कंसेप्ट ऐसे होता है। तो इनडायरेक्टली हमने किसको स्टिमुलेट करना है? ऑस्टियोक्लास्ट को, लेकिन रिसेप्टर्स किसके ऊपर मौजूद है? ऑस्टियोब्लास्ट के ऊपर। तो ऑस्टियोब्लास्ट इज द आंसर। नेक्स्ट इज in histological sections of the parathyroid gland, adipose tissues are normally present in, ये इतना important question नहीं है, adipose tissues are present in adults only, you can skip this MCQ। फिर उसके बाद what is the effect of parathyroid hormone on osteoclast activity। अब बताइए ज़रा, पीटीएच हार्मोन यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया, ये ऑस्टियोक्लास्ट के साथ क्या करता है? इनहिबिट करता है, स्टिमुलेट करता है, ऑफ कोर्स स्टिमुलेट करता है, तो it will stimulate the osteoclast activity indirectly, not directly। okay, next, what staining technique is useful to differentiate the chief cells from oxyphil cells in the parathyroid gland। आपके पैराथायरॉयड ग्लैंड में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं चीफ सेल्स जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, चीफ सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस पीटीएच हार्मोन, और एक होते हैं ऑक्सीफिल सेल्स जो इनएक्टिव होते हैं, ये कोई हार्मोन नहीं बनाते। अब मैंने डिफरेंशिएट करना है कि कौन से सेल्स चीफ सेल्स हैं और कौन से ऑक्सीफिल सेल्स हैं। उसके लिए जो स्टेनिंग मैं करूँगा दैट इज H&E स्टेन, हेमोटॉक्सिलिन एंड यूसिन स्टेन। नेक्स्ट वन इज what is the primary histological feature of oxyphil cells। oxyphil cells means acidophilic cells। acidophilic का मतलब होता है which will take red color, red या eosinophilic stain लेंगे वो, तो oxyphil cells are eosinophilic cells। ये MCQ भी NRE के लिए इतना ज़रूरी नहीं है, ये बेसिक MCQs है, तो आप इसको भी स्किप कर सकते हो। हाँ, what cells in the parathyroid glands are responsible for secreting पैराथायरॉयड हार्मोन, तो जस्ट नाउ मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, चीफ सेल्स ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू प्रोड्यूस पैराथायरॉयड हार्मोन्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 55-year-old मैन विद अ हिस्ट्री ऑफ मल्टी एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया प्रेजेंट्स विद थायराइड नोड्यूल, सीरम कैल्शिटोनिन लेवल्स आर एलिवेटेड, विच हिस्टोलॉजिकल फीचर इज मोस्ट लाइकली इन दिस पेशेंट्स थायराइड बायोप्सी। बेसिकली सवाल है थायराइड कैंसर्स का, और थायराइड ग्लैंड की जो मेलिग्नेंसीज हैं उसमें एक मेलिग्नेंसी है जिसको हम कहते हैं मेडुलरी कार्सिनोमा।
मेडुलरी कार्सिनोमा के बारे में याद रखिए कि दिस इज़ एसोसिएटेड विद मेन सिंड्रोम्स, और दूसरा इसमें बहुत ज़्यादा लेवल में रिलीज होगा कैल्सिटोनिन, इसलिए अक्सर हम कहते हैं इट इज़ द ट्यूमर मार्कर ऑफ मेडुलरी कार्सिनोमा। एंड तीसरा, इस कैंसर में देयर इज डिपोजिशन ऑफ अमाइलॉइड प्रोटीन्स। यू नो अमाइलॉइड आर मिसफोल्ड प्रोटीन्स। अगर पेपर में सवाल आए ना माय डियर्स कि थायराइड के किस कैंसर में अमाइलॉइड डिपॉजिट होंगे, तो थायराइड ग्लैंड का वो कैंसर जिसमें अमाइलॉइड डिपॉजिट होंगे दैट विल बी मेडुलरी कार्सिनोमा। मेडुलरी कार्सिनोमा इट विल बी हैविंग अमाइलॉइड डिपोजिशन। ठीक है, अमाइलॉइड डिपोजिशन इज बेसिकली एबनॉर्मल मिसफोल्डेड प्रोटीन्स एंड मेन सिंड्रोम के साथ ये एसोसिएटेड है। ये आप यहाँ से देख सकते हो। मेन सिंड्रोम में इजीली मैं रिकॉल करवा देता हूँ कि मेन टाइप 2 जो था उसमें था मेडुलरी कार्सिनोमा, राइट, इधर भी था मेडुलरी कार्सिनोमा, तो इट इज एसोसिएटेड विद मेन सिंड्रोम्स। एक सवाल यहाँ से आ सकता है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 40-year-old woman presents with fatigue, weight gain and cold intolerance। यह हाइपोथायराइडिज्म की अलामत है। TSH is high, T4 is low। Thyroid biopsy reveals lymphocytic infiltrations with germinal center and Hurtl cells। What is the most likely diagnosis? Okay, यह सवाल बेसिकली हाइपोथायराइडिज्म का है। हाइपोथायराइडिज्म के फीचर्स ओपनली मेंशन्ड है MCQ में कि वेट गेन है, कोल्ड इंटॉलरेंस है, कोल्ड इंटॉलरेंस, इसके अलावा फटीग है, कॉन्स्टिपेशन है। ये जितने भी फीचर्स होंगे, लो मूड है, लो एनर्जी है, हाँ, सोमनोलेंस है, डिप्रेशन है, तो ये सारे हाइपोथायराइडिज्म के अलामत हैं। अब ग्रेव्स तो निकल जाएगा यहाँ पे, राइट, क्योंकि ग्रेव्स इज हाइपरथायराइडिज्म। रिडल में हाइपोथायराइडिज्म हो सकती है बिल्कुल, सब एक्यूट में हो सकती है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे फोकस करें कि कहा गया है कि लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन से विद हर्टल सेल्स। अगर ग्लैंड के अंदर, थायराइड ग्लैंड के अंदर लिम्फोसाइट्स आ चुके हैं, लिम्फोसाइट्स, तो फिर बात ख़त्म हो जाती है। इट इज़ बेसिकली ऑटो इम्यून हाइपोथायराइडिज्म विच इज़ हशिमोतो थायराइडाइटिस। इट इज़ हशिमोतो थायराइडाइटिस, Hashimoto thyroiditis. Never miss this thing. Hashimoto thyroiditis is the most common cause of hypothyroidism in developed countries। ठीक है, और इसमें डिफ्यूज गॉइटर होगा, डिफ्यूज गॉइटर होगा, पूरा ग्लैंड इनलार्ज होगा, ऑटोइम्यून डिजीज है ये। तो हशिमोतो इज द आंसर। रबरी थायराइड होता है, नेवर फॉरगेट दिस। ये जो सब एक्यूट कंडीशंस है, ये तो एक तो एक्यूट है, सब एक्यूट, और दूसरा इसमें पेन होगा, इट इज़ पेनफुल, इसमें थायराइड ग्लैंड पेनफुल होगा, और इसमें थायराइड ग्लैंड विल बी वुडी या स्टोनी हार्ड, ग्लैंड सख्त हो जाएगा बिकॉज ऑफ फाइब्रोसिस। ठीक है जी, ये आपके आदि MCQ डिस्कस हो चुके हैं।